तो बच्चों आज जो है वो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक करना, कि बिजली की मदद से पानी को ब्रेक करना। अब देखा जाए बजाते तो आपके लिए ये बात थोड़ी समझनी मुश्किल होगी। पानी को ब्रेक करना, पानी को क्या ब्रेक करना, वो तो होते ही माया हालत में है, तो वो कोई ठोस चीज़ थोड़ी है जिसको हमने ब्रेक करना है। तो हमने उसको केमिकली ब्रेक करना है, मीन्स कि उसमें से जो उसके एटम्स हैं, यानी पानी का एक मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करना है और उसके जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको अलग अलग करना है। किसकी मदद से? बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास पानी है। इस पानी में हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड मेटल के यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड इसके अंदर जाओ डिप कर दिए। ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, जिसको हमने जाओ डिप कर दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बार जाओ बैटरी के साथ, बैटरी से बना दिया सेल है या कोई भी बिजली का सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, जिसमें से हम बिजली जो है ना, जिसको हम इस इलेक्ट्रोड को बिजली दे सकें, वो वाला यहाँ पे जो है वो सोर्स है। अच्छा, अभी मैं ये वैसे तो बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अभी मैं इस बल्ब की बात नहीं करता। बीकर, पानी, इलेक्ट्रोड, तारों के जरिए बैटरी के साथ उसको जोड़ दिया गया। अब ज़रा ये बैटरी है, इसके अंदर करंट है, तो करंट जो है ना वो क्या करेगा, करंट जो है वो फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो अगर हमें ये देखना हो कि क्या इस सिस्टम में से करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बल्ब लगाएंगे। अगर तो बल्ब रोशन होता है तो फिर तो इसका मतलब यह, यानी उसमें से लाइट निकलती है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो पास कर रहा है, बिजली गुजर रही है। और अगर ये ऑन नहीं होता, नहीं चलता, तो इसका मतलब है करंट जो है वो पास नहीं हो रहा। तो जब हम ये सारा सेटअप लगाएंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब ज़्यादा रोशन नहीं हुआ। वजह क्यों? क्योंकि वाटर जो है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। खालिस पानी में से बिजली नहीं गुजर सकती। वाटर इज़ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, या हम ये कह लें सादा लफ्ज़ों में कि पानी में से बिजली नहीं गुजर सकती। पानी में से बिजली तभी गुजरेगी जब उसके अंदर कोई साल्ट शामिल हो। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि हमें पता है कि ये सेटअप जब हम लगाते हैं तो इसमें से बिजली तो गुजरती नहीं है, ना ही क्या ना वो कोई करंट जो है वो पास होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा एसिड शामिल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, या समझें कि जैसे जो है ना आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसने जो है ना वो पानी की जो इलेक्ट्रोलिसिस की है, हाइड्रोजन आयन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की है, उसने कहा है कि हमने इसके अंदर क्या शामिल किया है, थोड़ा सा यहाँ पे एसिड लिखा हुआ नजर आएगा। एसिड शामिल करेंगे तो जैसे ही हम एसिड इसके अंदर जो है डालेंगे, फिर जो है ना वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा और ये बल्ब जो है वो रोशन होगा। मीन्स कि अब इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया है, बिजली को इस्तेमाल करके हमने पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी है। अब हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे हुआ? अब हमें पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब इस पानी में जाएगा तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से कौन से आयन निकलेंगे? हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। और साथ में जो पानी है ऑलरेडी जो उसके अंदर मौजूद है, वो भी किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। मींस के हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस, सॉरी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने जो आयंस है उसके अंदर डिसोसिएट हो गया। अब सोल्यूशन के अंदर जो है ना वो, अब हमें पता है कि ये जो बैटरी है, जब हम इसको लाते हैं, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड कह रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सॉल्यूशन के अंदर अब दो तरह के नेगेटिव चार्ज हैं, सल्फेट आयन भी मौजूद है और उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन भी मौजूद है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के अंदर कंपटीशन चलेगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा जी मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो देने हैं,
सल्फेट आयन कहेगा लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन देने हैं, दोनों के अंदर जो है कंपटीशन चलेगा, लेकिन विन कौन करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, ये विन कर जाएगा। इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को देने का रुझान ज्यादा है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कॉपर आयन को देगा। हाइड्रोक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन दिए। अभी ये बताता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए। हाइड्रोक्साइड के तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने कैसे दे दिए? अभी ये भी कहानी खुलती है। 4 इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी से होते हुए कहाँ पे चलेंगे? कैथोड की तरफ चलेंगे। कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो रिएक्शन के अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है वो इसकी तरफ हरकत करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही है, एक ही है ना, क्योंकि सल्फेट से भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए, सल्फेट से भी सल्फ्यूरिक एसिड से भी पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं, और वाटर से भी जो है पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं। तो चूंकि दोनों आयन सेम है इसलिए हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको जो है ना वो हाइड्रोजन जो कैट आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन गैस। तो हम कह सकते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? अब थोड़ा सा ये है कि जो वाटर होता है इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है कि उसका जो एक मॉलिक्यूल है वो 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयंस प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, पानी का एक मॉलिक्यूल 10⁻⁻7, ये कितनी बनती है? 0.0001, यानी कि बहुत ही मिनिमम, कोई एक और इतने करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल ही वाटर का आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में। तो फिर इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एसिड शामिल करते हैं। एसिड भी में जैसे शामिल करते हैं तो फिर जो वाटर के आयन हैं ये ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है और ये रिएक्शन जो है ना वो स्टार्ट होता है। ये नीचे जो इक्वेशन लिखी नजर आ रही है जिसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन बुक के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है? अब देखा जाए तो H2O हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वैसे तो ये इक्वेशन बैलेंस है हाइड्रोजन आयन, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सबके साथ 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब ये 4 वाली कहानी क्या है? ठीक है, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है और आगे 4 हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है? इसको जो है ना हमने जाओ समझना है। तो चूंकि ये जो है वो एनोड के ऊपर अलग केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एनोड के ऊपर हम कह सकते हैं कि एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जो एटम दे, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, हम कह सकते हैं कि एनोड के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं? अलग अलग जो रिएक्शन है उसको जो है वो स्टडी करते हैं कि एनोड के ऊपर क्या होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है। एनोड ये है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कॉपर की तरफ गया है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 4 वाली कहानी क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पीछे क्या रह गया? OH आयन, इस तरह सिंपल की OH है। ये जो OH आयन है इट इज वेरी अनस्टेबल आयन। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है कि ये अकेला नहीं रह सकता, ये फौरन रिएक्ट करेगा, अनस्टेबल है। ठीक है, जैसे ही अनस्टेबल है तो उसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में से एक और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो दोबारा एक वो भी जो है ना वो टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिलीज करेगा और उससे भी क्या बनेगा? OH आयन। ठीक है, अब ये जो 2 OH आयन है इनको मैं कंबाइन करके या इस तरह की शक्ल में लिख रहा हूं, OH OH, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, समझने की। ठीक है, अब चूंकि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यानी पोलैरिटी बन जाएगी।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोलिटी ज़्यादा है। पोलैरिटी बनने की वजह से अब ये जो ऑक्सीजन है, ये तो हाइड्रोजन इसके साथ लगी हुई है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को भी खींचेगी, तोड़ेगी। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर कह लो कि इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। अटैक करके जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगी, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये जो है वो तीनों ये इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि ये H ये O, ये क्या बन गया, H2O, वाटर, और साथ में अकेली ऑक्सीजन। यस सर, ऐसे ही है ना। ये जो अकेली ऑक्सीजन है ये भी क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एटम ऑफ ऑक्सीजन, अनस्टेबल। अब क्या होगा, इस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए और OH के आयन आएंगे, ठीक है। ये आ गया OH नेगेटिव, ये दूसरा भी है, ये इलेक्ट्रॉन से लॉस किया, इस तरह ये क्या बन गया OH। फिर इस तरह जो है ना वो एक और OH आयन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और साथ में OH बन गया। फिर इसी तरह जो है ना वो इन दोनों को सेम वही रिएक्शन जो है ना वो इसके साथ भी होगा, OH, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ से भी क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एक और निकलेगा, और साथ में जो वो ऑक्सीजन। ये जो दो ऑक्सीजन है ये आपस में जो है ना वो रिएक्ट करेंगी और इससे क्या बनाएंगी, O2 ऑक्सीजन। यस सर, यस सर। क्यों? क्योंकि ये असल में ये जो ऑक्सीजन बन रही है ना, ये बाकी जो OH बॉन्ड होंगे ना उनको ब्रेक करने करेगी ताकि और ऑक्सीजन बने और आपस में बॉन्ड करे। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, कोई इतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको जो है ना वो करते हैं जरा जमा, 1 2 3 4 चार ऑक्साइड आए हैं, 4OH नेगेटिव, ठीक है, एरो आ गया, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो OH है ये तो हमने आगे ले ली है ना, ये तो आगे चलेगी OH, इस OH से भी आगे गया तो इससे क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 और 2, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो ऑक्सीजन है ये मिलकर क्या बन गई, O2। ये इक्वेशन है एक्चुअली जो बुक वाले ने लिखी है, आप किताब के अंदर आप देखेंगे तो उसने जो है ना वो एट एनोड के ऊपर ये इक्वेशन लिखी हुई है, सिर्फ ये बनी, उसने ये नहीं लिखा कि ये 4 कहाँ से आए, ठीक है जी। तो ये अब आपको पता चला कि ये 4 कहाँ से आए, कि असल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से जो आगे एटम बनेंगे वो इतने ज़्यादा अनस्टेबल होंगे कि वो वजह बनेंगे मज़ीद हाइड्रोक्साइड आयन के टूटने की। तो मज़ीद हाइड्रोजन टूटेंगे तो उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा, और साथ में ज़्यादा वो 4 इलेक्ट्रॉन जो निकले जाएंगे। ये तो केमिकल रिएक्शन जो है ना वो हो गया एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर हुआ ना, तो अभी तो कैथोड की बारी रहती है, ठीक है। क्योंकि कैथोड के ऊपर जाओ क्या होगा, लो जब हम देखते हैं कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव आयन उसकी तरफ जाएंगे, जैसे मैंने बताया ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन है जो कि किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, तो एट कैथोड है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन उसकी तरफ जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हाइड्रोजन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है जो इससे रिएक्शन में से कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ये वो जाके जाओ कहाँ में डिपॉजिट होंगे, कैथोड की तरफ, कैथोड से हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, ठीक है। ये यानी हाइड्रोजन आयन इस 4 इलेक्ट्रॉन को जो ले लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उससे जो क्या बनेंगे, 4 हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम, लेकिन ये अलग अलग नहीं रह सकते, हाइड्रोजन के एटम अलग नहीं रह सकते, इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम मिलके, या हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह करके 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर आपस में क्या बना देंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो 2 है तो इसका मतलब ये है कि यानी कि 2 ने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, बाकी 2 ने दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। इट मींस कि यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने बनने हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम है। तो अब कैथोड के ऊपर क्या हुई, हाइड्रोजन बनी, ये हाइड्रोजन बन गई ना, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन बनी, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन बन गई। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ये तो अभी अलग अलग हमने देखा है, कैथोड के ऊपर नोड के ऊपर ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या होगा, या नेट रिएक्शन कह रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन कह रहे हैं, वो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या होगा, ओवरऑल। अच्छा जी, ओवरऑल रिएक्शन में हम सबसे पहले ये जो अलग अलग रिएक्शन लिखी है उनको इकट्ठा करके लिखो पहले, सबसे पहले, ठीक है।
तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 4OH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, ये भी तो एरो से पहले ही है ना, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एरो से पहले वाले लिख लीजिए, अब एरो के बाद वाले लिख लो। एरो आ गया, एरो के बाद वाले पहले ये लिख देते हैं 2H2O प्लस O2 प्लस 4 हाइड्रोजन, ये बन गया ना, ये 4 इकट्ठे हो गए, ये आ गया ना H2O, ठीक है। इसके साथ क्या बन गया 2H2O, 2 हाइड्रोजन, ये यानी कि नेट रिएक्शन, ठीक है। अब आप इसमें देखते हैं कि ये जो है ना वो नेट रिएक्शन जो बना है, हमने इसको इकट्ठा करके जो है वो लिख लिया है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं ना, ये भी तो एरो के बाद ही है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे करके लिख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली एरो से पहले वाले 4 OH ये आ गए, 4 हाइड्रोजन ये आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये है। एरो के बाद वाले 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन ये आ गए, और उसके बाद वो वाले 2 आटम और ये आ गए, ठीक है। सारे वो लिख लिए। अच्छा, अब क्या होगा, अब चले यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है ना ये वैसे तो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये क्या कहते हैं उसको, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। ये पीछे क्या बच गया 4OH नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोजन आयन एरो 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2, ये बच गया। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है, या मैं यहाँ पे जाओ इकट्ठा इसको जाओ लिखता हूँ कि ये 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन, 2 हाइड्रोजन आयन यानी कि 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन, ये देख रहे हैं H आयन और OH आयन, असल में ये वाटर के अंदर मौजूद होती है। सीधी सी बात है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, सबके साथ 2 आ गए, ठीक है। बाकी सारा मैंने ऐसे लिख लिया, यानी कि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये जो वाटर है इसकी जगह पे ये आ गया, बाकी चीजें उसी तरह ही, ऑक्सीजन भी उसी तरह है, हाइड्रोजन भी उसी तरह है। अब क्या होगा, ये 4OH है, ये 2OH है, इसमें से ये 4H 2OH निकल के पीछे किधर रह गया 2OH, ये 2H मैंने यहाँ पे लिखा 2OH नेगेटिव प्लस, अब उसके बाद ये जो 4 हाइड्रोजन आयन है और उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन आयन है, ये 4H और ये 2 हाइड्रोजन आयन, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया प्लस 2 हाइड्रोजन आयन एरो, एरो का ये तो हमने लिख दिया था, ये ऑक्सीजन O2 प्लस 2H2, ये बात। अच्छा, अब आप देखिए ये फिर वही बात आएगी, हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बनाएंगे पानी, यानी पहले पानी अलग अलग किया फिर इकट्ठा किया, इसका मतलब ये 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल देते हैं हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ये है असल में इक्वेशन जो कि हमें ये बताती है कि वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, पानी ब्रेक करेगा तो उससे क्या निकलेगी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे निकल रही है एनोड के ऊपर, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे निकल रही है कैथोड के ऊपर। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से 2 गैसें जो प्रोड्यूस होती हैं, एक ऑक्सीजन है दूसरी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो हमें अट्रैक्ट होती है एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन जहाँ पे होती है ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन गैस है वो अट्रैक्ट होती है कैथोड के ऊपर, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये बन जाएगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं नेट रिएक्शन, ओवरऑल जो रिएक्शन है वो यही बनेगा कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। अगर आप बुक के अंदर डायग्राम देखें तो आपको ये नजर आएगा कि जो उसने वो वॉल्यूम बनाया है ऑक्सीजन का, उसने जो गैप बनाया है वो कम बनाया है, हाइड्रोजन का गैप ज़्यादा बनाया है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब आपको जो है ना वो मेरा ख्याल है जो नीचे सारी इक्वेशन है आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, वो इक्वेशन उन्होंने जो है ना वो इकट्ठी करके लिख दी है, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग देखेंगे तो ये सारा बनेगा, याद आपने किताब पर बुक वाले करना है, लेकिन ये समझने के लिए आप लोगों को जाना बनाया गया, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन? नो सर। ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है? नेगेटिव हो
डिपेंड करता है ना। देखिए पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन है, कैटायन ने क्या होना होता है, उसने तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं। अगर तो पहले दो नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं तो वो तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ना वो दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कैटायन की अलग है, एनायन की जो है ना वो अपनी कैपेसिटी। ठीक है, बात कंपटीशन वहाँ भी होगा जब दोनों सेम चार्ज है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे जब हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये कहेगा भी मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ, वो कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ, फिर दोनों में कंपटीशन बनेगा, वो कंपटीशन विन करेगा हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है, ये तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फेट आयन जो है ना वो इसी तरह सोल्यूशन के अंदर ही रहेगी। ठीक है, और हमें जो है ना वो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से दो गैसें हासिल होगी, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, चलो।